हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दी एक्सीलेंस क्लासेस में। और आज हिस्ट्री की 7th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, जिसमें लास्ट क्लास में हमारी में सेकंड कर्नाटक वार को हमने डिस्कस किया था। और आज हमारा नंबर है कर्नाटक के तृतीय युद्ध का, थर्ड वार ऑफ कर्नाटक। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, इसके बैकग्राउंड की, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। अब आप एक बार रिकॉल कीजिए कि ये जो कर्नाटक के जो युद्ध हुए, इनका मेन जो सिस्टम कहाँ चल रहा था कि फ्रांस एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज, ये लोगों के बीच में चल रहा था। और ये क्या कर रहे थे कि इंडिया में किसी न किसी राजा का साथ दे रहे थे। और दूसरा कारण क्या था कि इनकी दुश्मनी यूरोप में पहले से ही थी। और जब जब इनमें वहाँ पर युद्ध होते थे तो ऐसा भी होता था कि यहाँ उनको युद्ध हो जाते थे। और जिस प्रकार से जो फर्स्ट कर्नाटक वार था, वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के चला था और वो इंडिया तक पहुंच गया था, उसी प्रकार से ये जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है, इसका भी क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने ये जो सिलेसिया नामक एक रीजन था, उसको लेकर के क्या हुआ कि वहाँ पर यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब था कि युद्ध 7 साल तक चला। ठीक है, 1756 से लेकर के 63 तक। और इसके जस्ट कुछ ही समय बाद, अर्थात 2 साल बाद, इंडिया में भी ये युद्ध शुरू हो गया। और ये कब तक चला? 1758 से लेकर के 1763 तक ये युद्ध चला। जब यूरोप में ये ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने आए, तो भारत में भी क्या हुआ कि भारत में भी इनमें आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो ये पहला कारण था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो कारण था कि यूरोप में इनमें आपस में युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, ऑस्ट्रिया और इनके सबको लेकर के, उसकी वजह से इंडिया तक ये युद्ध पहुंच गया। अब दूसरी बात, फ्रांस का जो जनरल था, उनकी सेना का इंडिया में, काउंट थॉमस आर्थर डी लाली। ठीक है, डी लाली के नाम से इसको जो है एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बार बार जब नाम आता है तो डी लाली आ जाता है। ठीक है, ये अपनी फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इसने क्या किया कि सेंट डेविड और विजयनगर वाले जो रीजन थे साउथ इंडिया में, उन पर इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब इसने इतना किया तो अंग्रेज जो थे, उन्होंने भी, भाई वो कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने मछलीपट्टनम वगैरह, वहाँ के इसका जो फ्रेंच का जो फ्लीट था, अर्थात इनका जो जहाज़ थे पानी के, उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया, इन्होंने उन पर अटैक कर दिया। ठीक है, जब इतना सब कुछ हुआ तो ये धीरे धीरे युद्ध की जो अल्टीमेट जो रिस्पॉन्स इनका जो बना, अल्टीमेट सिचुएशन जो बनी, वो ये थी कि फिर इनकी दोनों की सेनाएं 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध के रूप में आमने सामने आ गए। और इस युद्ध में अल्टीमेटली सिस्टम क्या हो रहा है कि अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। और इसमें अब आपको देख लीजिए कि जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि अंग्रेजी सेना का जो चीफ था वो कौन था, तो अंग्रेजी सेना को कौन जो है हेड कर रहा था? काउंट डी लाली, अभी हमने देखा था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। ठीक है, दूसरी बात, ये मछलीपट्टनम वगैरह में फ्रांस वालों ने एडमिरल टी एच के नेतृत्व में इनको जो है काफ़ी जो है लॉस का सामना करना पड़ा जब अंग्रेजों ने इन पर अटैक किया। दूसरी बात, इस कर्नाटक के तृतीय युद्ध को, थर्ड वार को, कौन से युद्ध के लिए जाना जाता है? तो वांडीवास के युद्ध के लिए जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये हुआ कब था वांडीवास का युद्ध? तो 1760 में 22 जनवरी को। किन किन के बीच हुआ? तो फ्रांस और अंग्रेज, इन दोनों के बीच हुआ। इसमें विजय किसकी हुई? तो अंग्रेजों की विजय हुई। क्या ये निर्णायक था? हाँ, ये निर्णायक था। और किसके पक्ष में? अंग्रेजों के पक्ष में। अभी हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। अब हुआ क्या कि जब सेंट थोमे का युद्ध हुआ तो ये फ्रांस की सेना बहुत बुरी तरह से पराजित हुई। और जो ये जो उनका जिनका मार्कस डी बुसी वगैरह ये सब थे, इनको क्या कर लिया? अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। और स्थिति ऐसी हुई कि धीरे धीरे करके जब युद्ध ये आगे बढ़ता गया तो फ्रांस वालों को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ गया। मीन्स बहुत बुरी स्थिति हो गई। किनकी? फ्रांस वालों की। और अंततः क्या हुआ कि ये जो पुडुचेरी वाला एरिया था, जिंजी वाला एरिया था, ये माहे वाला एरिया था, इन पर अब अंग्रेजों का मीन्स आधिपत्य हो गया और फ्रांस वालों के जो है कब्जा यहाँ से समाप्त हो गया। तो ये वो स्थिति आ गई कि फ्रांस वालों की शक्ति सबसे निम्नतम स्तर पर पहुँच गई। मीन्स अब इनके पास उतनी ताकत नहीं बची कि ये क्या कर सकें, कुछ अटैक वगैरह ऐसा कुछ इनको रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है,
और जो अंग्रेज़ों की सेना फ्रांस की सेना का जो सेनापति था डी लाली, ठीक है? इसको युद्धबंदी बना लिया गया। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन से युद्ध के समय फ्रांस की सेना का जो चीफ था इंडिया में, उसको बंदी बना लिया गया था। तो युद्धबंदी बनाया गया था किसको? इसको काउंट डी लाली को, ध्यान रखना। और इसको फिर लंदन ले गए थे ये लोग, और लंदन ले जाकर के बाद में इनको फ्रांस को सौंप दिया। अब फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस काउंट डी लाली को क्या दिया? मृत्यु दंड दिया। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर युद्ध किया था, युद्ध को छेड़ दिया था, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी थी, जबकि अंग्रेज़ों की कैसी थी? वो प्राइवेट थी। तो ये कुछ भी अपने हिसाब से मैनेज करते थे, और ये भी एक कारण बना कि फ्रांसीसी मीन्स क्या हुआ? भारत में बुरी तरह से हार गए और वो अंग्रेज़ों की तरह यहाँ पर सफल नहीं हुए, ये भी एक कारण हुआ। तो अब इस युद्ध के परिणाम की और महत्व की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध निर्णायक साबित हुआ। और ये जब आपस में युद्ध समाप्त हुआ तो कौन सी संधि पर? पेरिस की शांति संधि हुई 1763 में। तो कहाँ पर हुई? फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और वहाँ पर जब इनमें हुआ तो भाई ये युद्ध क्या हो गया? फिर बंद हो गया, लड़ाई इनकी बंद हो गई। अब इसके बदले में क्या हुआ कि जो पुडुचेरी और चंद्रनगर वाले एरिया थे फ्रांस को वापस तो मिल गए, लेकिन अब इस शर्त पर वापस मिले कि अब आप भाई यहाँ पर राजनीति वगैरह नहीं करोगे। अब आप क्या बन के रहोगे? केवल व्यापारी बन करके यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर राजनीति वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब क्लियर क्या हो गया कि अब राजनीतिक हस्तक्षेप केवल कौन करेंगे भाई? केवल अंग्रेज करेंगे, और बाकी सब के क्या करेंगे? केवल व्यापारी बन के रहो, ज़्यादा चूं चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चल करके अंग्रेज़ों के लिए ये बड़ा निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ कि वो अब भारत पर राज करने की तरफ खुली तरफ से आगे बढ़ सकते थे। उनको कोई मीन्स कंपटीशन देने वाली यूरोपीय ताकत नहीं बची, जब ये फ्रांस वाले हार गए, ठीक है? हालाँकि जो ये तो अभी बता ही दिया कि फ्रांस में इनके कारखाने वगैरह इनको मिल गए, लेकिन राजनीतिक रूप से ख़त्म हो गए, ठीक है? और इनको पुर्तगालियों की तरह, डचों की तरह क्या मिला कि छोटे-छोटे क्षेत्र मिले कि हाँ बेटा तुम अब क्या करो? दुकान चलाओ अपनी, केवल व्यापार वगैरह करो, बाकी चीज़ों में तुम अब कोई कुछ नहीं। दूसरा, इसमें और नेक्स्ट हम बात करें तो ब्रिटिश जो लोग थे, अब भारत में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। द सुप्रीम पावर इन इंडिया, एनी मतलब यूरोप की कंट्री देश में से कोई भी जो था, उनमें अब ये सबसे पावरफुल बन गए। अब इनको टक्कर देने वाला कोई यूरोप का नहीं बचा। तो उनका कोई क्या नहीं बचा अब? इनको टक्कर देने वाला कोई यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं बचा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को कोई ऐसी शक्ति नहीं बची यूरोप की जो इनको टक्कर दे सकती थी, तो वानडीवास के युद्ध के बाद, ठीक है? और अब ये पूरे देश पर शासन करने के लिए क्या थे? तैयार थे। कौन? अंग्रेज। कि अब ये पूरे देश पर क्या कर सकते थे? शासन कर सकते थे। दूसरी बात, एक चीज़ और है कि यहाँ अब देखो एक चीज़ और हमको समझ में आ रही है कि दोनों ही तरफ, अंग्रेज़ों की तरफ से भी और फ्रांस वालों की तरफ से भी भारत के लोग सिपाहियों के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मतलब यहाँ से क्लियर देखने को मिल रहा है कि भारत के लोगों में ये राष्ट्रीय भावना वगैरह ये सब नहीं थी, इसलिए भारत गुलाम भी हुआ, ठीक है? और भाई फिर ऐसे देश का तो पतन संभव ही था कि वो देश दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ पर आपस में मीन्स लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत के राजाओं की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और भारत के लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, किसी न किसी का पक्ष ले रहे हैं। इसीलिए तो क्या हुआ? हार हुआ, भारत की हार हुई। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और भी हम देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या? कि जैसे राणा प्रताप का जब मुगलों के खिलाफ युद्ध चल रहा था, तो आप सोचिए जब राणा प्रताप लड़ रहे होंगे तो कहीं ऐसा तो है नहीं किसी बंद कोठरी में लड़ाई हो रही होगी। तो आस-पास क्या गाँव की जनता नहीं रही होगी? वहाँ पर क्या किसान अपना खेत नहीं काट रहे होंगे? कुछ तो लोग रहे होंगे। इन्होंने क्यों राणा प्रताप का साथ नहीं दिया? क्यों इन्होंने जो है मुगलों के खिलाफ इस व्यक्ति का साथ नहीं दिया? क्योंकि भारतीय लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि ये छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान दे जाते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं सोच पाते। और जबकि दूसरे लोग जो भारत में या तो युद्ध करने के पर्पज़ से आए, चाहे वो इस्लामिक आक्रमण रहे हों या क्रिश्चियन लोग आए हों यूरोप से, ये सब अपने धर्म को अपने दिमाग में रख कर के आए और इन्होंने अटैक किया, तो वो कभी भी छोटी-छोटी चीज़ों पर भारतीय के पक्ष में नहीं आए। जबकि भारतीय लोग बड़ी आसानी से क्या हो गए? बिकते चले गए, और ये भी एक कारण बना। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, अंग्रेज़ों की विजय एवं फ्रांसीसियों की हार के कारण। अब ये अंग्रेज़ क्यों जीत गए और फ्रांसीसी क्यों हार गए? पहली बात,
कि भाई इन लोगों में, अंग्रेज जो लोग थे, इनमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था। किस वजह से? कि 1757 में ये लोग प्लासी का युद्ध जीत चुके थे, तो बड़े मीन्स खुश थे। और दूसरी बात, इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, अंग्रेज़ों की कंपनी पर। फ्रांस की कंपनी जो थी वो सरकार की कंपनी थी, तो हर एक निर्णय लेने के से पहले इनको फ्रांस में जो है पूछना पड़ता था। जबकि ऐसे बहुत सारे निर्णय होते हैं जो अचानक से लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट, तो इन सब की वजह से फ्रांस वाले लेट हो जाते थे निर्णय लेने में। और निर्णय लेने में जो देर हुए डिसीजन मेकिंग में, तो उनका हमेशा हार होती होती है। दूसरी बात, जो अंग्रेज थे उनके पास जो नौसेना थी अर्थात नेवी थी, बहुत उच्च कोटि की थी। ये बहुत अच्छे नेवी वाले थे, और फ्रांस की सेना इतनी अच्छी नहीं थी। प्लस अंग्रेज़ों ने जो कुछ बड़े शहर थे उन पर भी अपने कब्जे पहले से ही कर रखे थे, फ्रांस तो वाले बाद में ही आए थे, तो ये इसीलिए इनके सामने नहीं टिक सके। जो समुद्री मार्ग थे, ओशियन रूट थे, उन पर पहले से अंग्रेज़ों का कब्जा था। ठीक है। दूसरा, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये सब किसके कब्जे में थे? पहले से ही जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, और अब भाई फ्रांसीसियों के पास तो केवल पुडुचेरी था। तो इस वजह से भी ये टक्कर नहीं ले पाए। दूसरी बात, जब-जब फ्रांस वालों ने ऐसी किसी राजनीति वगैरह में पार्टिसिपेट किया, ठीक है? तो ये भूल जाते थे कि हम यहाँ पर व्यापार करके धन भी इकट्ठा करना है युद्ध करने के लिए, ठीक है? जबकि ब्रिटिश वाले क्या करते थे? राजनीति में भले ही इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन कभी भी अपने व्यापार को नहीं रोकते थे, इनकी इनकम बंद नहीं होने देते थे। और जबकि ये गलती करते थे कौन? फ्रांस वाले। ये वाली गलती कर जाते थे, ठीक है? दूसरा हम बात करें, ये अभी बता ही दिया, क्लियर हो गया, ठीक है? और अंग्रेज़ों के पास अच्छा खासा धन था इस व्यापार की वजह से, जबकि उनके फ्रांस वालों के पास इतना धन नहीं था कि बहुत लंबे समय तक युद्ध। प्लस अंग्रेज़ों की जो सेना थी, उनमें अच्छे-अच्छे कमांडर थे, जैसे आयरकूट था, मेजर स्टिंग लॉरेंस था, रॉबर्ट क्लाइव था। ये सब बड़े मीन्स अच्छे अनुभवी वो थे, मिलिट्री कमांडर्स थे। जबकि फ्रांस की सेना में 1 आध 2 ही थे जो ठीक-ठाक थे, जैसे डुप्लेक्स वगैरह। तो इसलिए उनके सामने नहीं टिक पाए। प्लस बंगाल में जब इनकी विजय हो गई थी अंग्रेज़ों की, तो इनके पास वहाँ पर ध्यान है ना, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम, कि इनको बंगाल में जो बहुत सारे एरियाज़ के दीवानी राइट्स मिल गए थे, तो वहाँ से इनकी एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम बन गई थी। और वहाँ के नवाब जो था, जैसे अभी हम बात करेंगे मीर जाफ़र वगैरह, ये सब इसकी कठपुतली बन चुके थे, तो अच्छा खासा धन इनको यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। अब तक हमने जो 6 क्लासेस ली, उनमें कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो आइए अब उससे रिलेटेड अब तक जो क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्ज़ाम्स में, एक बार उनको देख लेते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अब तक हमने क्या पढ़ा और उसमें से आपको क्या समझ में आया। आपका खुद का टेस्ट है ये। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल क्यों रहे? क्यों? अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी? कैसी बात है? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? नहीं, सेनापति तो यार ठीक-ठाक था ये। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बाकी के 2 ऑप्शंस जो हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है हमारे पास? बाकी ऑप्शन है ये कि भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ऐसा कोई मैटर नहीं था। पांडिचेरी कोई सामरिक केंद्र था? नहीं। सिंपल बात क्या था जो हमने पीछे वाले पेज पर देखा था? सिंपल बात ये थी कि अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी वो इनसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? किनके बीच हुए बताइए? फ्रांस एवं कर्नाटक के नवाब के बीच? ना। अंग्रेज़ों और कर्नाटक के नवाब के बीच? ऐसा भी नहीं है। अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के बीच? बिल्कुल नहीं। हाँ, अंग्रेज़ और फ्रांस वालों के बीच में ये सारे युद्ध हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें हैदराबाद में अपना एक एजेंट बिठा करके भेजा था। किसको? डुप्ले ने। बोला ऐसा करो तुम जा करके, ये जो बुस्सी था, इसको बुस्सी भी बोल देते हैं, ये हैदराबाद में इन्होंने बिठा दिया इसको जा करके कि तुम वहाँ पर नज़र रखो भाई, वहाँ के राजा वगैरह पर। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको हो सकता है थोड़ा-सा ये कम दिख रहा हो। ठीक है, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारत में प्रथम बार कर्नाटक युद्ध भड़काया? जो पहला युद्ध था कर्नाटक का, वो किस वजह से हुआ था? ध्यान करो, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध की वजह से हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? गौर करो, जो चांदा साहिब और उनका जो मैटर था, ध्यान करो, तो चांदा साहिब की हेल्प किसने की थी? चांदा साहब की हेल्प की थी इन्होंने, फ्रांसीसियों ने। और अनवरुद्दीन की हेल्प किसने की थी? अंग्रेज़ों ने। ध्यान आ गया होगा अब तो, ठीक है।
चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन थे? यह 1746 से 1748 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की। बिल्कुल सही बात है। अनवरुद्दीन और अंग्रेज साथ साथ थे इस युद्ध में। चांदा साहिब को बंदी बनाया? ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। आप सोचो, हाँ, मद्रास उनको वापस मिल गया था। ठीक है, जो पुडुचेरी वगैरह उस पर जो संधि हुई थी उसकी वजह से ध्यान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखो, ये आईएएस का क्वेश्चन है। तो आपको ये ना लगे कि हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बड़ा इजी इजी करके बहुत छोटी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारे मतलब का है कि नहीं। आप इससे खूब आईएएस तक के भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, बनते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन लगा पाएंगे। आप यकीन मानिएगा कि जो क्वेश्चन आपको, जो मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो किसी भी एग्जाम में आपके टॉपिक पे अगर आएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि आप आईएएस पीसीएस के सारे कर पाएंगे, लेकिन अदर जो वनडे एग्जाम्स हैं वो बहुत सारे कर पाओगे, और इवन आईएएस पीसीएस से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट को आप ठीक से पढ़ोगे, और जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पीडीएफ, वो भी अगर आपको ठीक से पढ़ोगे तो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आइए, कि वांडीवास का युद्ध, अभी अभी पढ़ा है हमने। वांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया? अंग्रेज मराठे, बताओ, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो यही आंसर सही है कि वांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वांडीवास के युद्ध 1760 में, ठीक है, क्या हुआ था इसमें? फ्रांस वालों ने अंग्रेजों को हराया, ब्रिटिश वालों ने फ्रांस वालों को हराया। हाँ, यही सही है, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले। चलिए, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने, बताओ क्या किया? फ्रांसीसी सेना को हराया। ये भी देख लो, ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? फाइनल डिफीट जो हो गई, तो कौन सा युद्ध में? आप बताओ। वांडीवास के युद्ध में, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेज फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? अंग्रेज और फ्रांस वालों में। तो निर्णायक तो भाई ये वांडीवास की हुई, क्योंकि यहाँ से फ्रांस वाले उखाड़ फेंक दिए गए बिल्कुल, और अंग्रेज टिक गए पूरी तरह। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? तो कौन सा युद्ध था कि फ्रांस वालों का भाग्य ही मतलब चेंज कर दिया? बक्सर। बक्सर का तो कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक, प्लासी। आ जाओ नेक्स्ट। वांडीवास का युद्ध, हाँ, यही तो था। आईएएस प्री में भी आया था ये क्वेश्चन। और देखो, यही आईएएस का क्वेश्चन कहाँ भी पूछा गया है? एसएससी सीएचएसएल में। तो ये मत सोचा करो कि आईएएस में क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग आएंगे और सीएचएसएल में नहीं आएगा, या टेट या सुपर टेट में कहीं अलग से आएगा। नहीं भाई, एग्जाम आप कोई भी दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर तो मीन्स, अगर बात करोगे सम्राट अशोक का, तो अशोक का नाम अशोक ही रहेगा, चाहे वो आप आईएएस में पूछो या पीसीएस में पूछो या सुपर टेट टेट में पूछो या कांस्टेबल में पूछो, नाम तो वही सब रहेगा। चलिए, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया। मीन्स अब फ्रांस वाले चुनौती नहीं दे सकते थे अंग्रेजों को। तो किस युद्ध के बाद? वांडीवास के युद्ध का। तो देखो, एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा रहा है। फिर से, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताओ 1760 में वांडीवास के युद्ध में जो पराजित हुआ था। ठीक है, तो कौन? भाई काउंट डी लाली ही तो पराजित हुआ था, बेचारे को ले गए थे फिर वहाँ ब्रिटेन, और फिर वहाँ से फ्रांस को सौंपा, फिर उसको सजा वजा सब हुई फांसी की। ध्यान आया? तो ये देखो, उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्लियर, काउंट डी लाली। चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना प्रारंभ किया था? आइए, इसका क्वेश्चन है, कोई बात नहीं फिर भी। तो कौन था भाई? क्लियर पता है आपको, डुप्ले, कि इसी ने राजाओं के यहाँ अपनी सेना वेना देना शुरू किया था। तो फ्रांस वाले ही तो थे जिन्होंने ये सब करना शुरू किया, और बाद में तो फिर अंग्रेजों ने इन्हीं जो है पैंतरों को अपनाया और भारत पर कब्जा किया। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर भी कर लें साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपको क्लासेस जैसे कि कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं इससे आगे की क्लास को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।